नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ डिस्कशन में बड़े गंभीर पैनलिस्ट हैं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो इस तरीके का है जिसमें एक बड़ी घटना नोएडा में कल घटित हुई, जिसको आज हम सब लोगों ने जाना। एक किशोर युवती ने अपनी मां के ऊपर तवे से वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि मां और लड़की के बीच में कुछ तनाव था, कुछ बातों को लेकर, जिसके कारण किसी बात पे गुस्सा होकर उसने ये हरकत की। मेरे साथ आज के डिस्कशन में वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर सुबोध कुमार भटनागर जी हैं, वकील हैं और राजनेता हैं पारुल चौधरी जी हैं, और साइकोलॉजिस्ट हैं अवंतिका सिन्हा जी। आप सभी का स्वागत है। मेरा विनोद जी पहला सवाल आप ही से रहेगा कि आपने इस घटना को आज सुना और उसके बाद आपको क्या लगा है, जो हमने आप 20 साल से पत्रकारिता में हैं लगभग, और एनबीटी जैसे संस्थान से जुड़े रहे हैं। इस तरह की घटना ये पहली बार देखी है या आपने पहले भी देखा इस तरीके का कुछ? धन्यवाद आपको आशु जी, आपने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। जी जी। मैं 3 दशक से हूँ, आपकी जानकारी के लिए। जी 89 से मैं यहाँ पत्रकारिता में हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वातावरण बदल रहा है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, जो हम एक संयुक्त परिवार में पहले रहते थे और धीरे धीरे वो एक एकल परिवार के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों परिवार के दोनों सदस्य जो पति पत्नी नौकरी करते हैं या कहीं मतलब वो घर से बाहर इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे एकल महसूस करते हैं और वो एक उनके ऊपर दिमाग पर साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। इस बात की बहुत सारे विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। जहां तक बाल अपराधियों की संख्या का मामला है, तो मैंने देखा है कि 34,000 के करीब हर साल बच्चे बाल अपराधी के रूप में निकल कर आ रहे हैं, और जिनमें 2,000 लड़कियां हैं जो 18 साल से कम उम्र की हैं। साथ साथ अगर एक आंकड़ा ये भी देखा गया है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 66.34% मामले वो 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों के होते हैं, और जो 7 से लेकर 9-10 साल की उम्र के केवल 3% है, और लेकिन 10 से लेकर 16 साल तक के 33% मामले अपराधी जो सामने आए हैं। जी। खासतौर पर जो घटना नोएडा में घटी है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें पति पत्नी अलग हो गए, पत्नी यहाँ अकेली रहती है, पति अलग कहीं और रहते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा नानी के यहाँ रहता है और ये बेटी यहाँ रहती है, और ये भी माँ काम करती है, नौकरी करती है ग्रेट नोएडा में। जी। तो जाहिर सी बात है, 14 साल की बेटी है और अकेली, अगर वो माँ नौकरी कर रही है तो वो अकेली अपने घर में है। इस समय कैसा माहौल उसको मिल रहा है, कैसे, क्योंकि आज की डेट में हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, और हम उस पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है टेक्निक में कि उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। लेकिन जहां तक बच्चों की परवरिश की बात है, जो माहौल परिवार में होता है, जो झगड़े झंझट होते हैं, उनका असर पड़ता है, ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। जी, मैं विनोद जी यहीं रोक रहा हूँ आपको। मैं इसमें साइकोलॉजिस्ट अवंतिका जी को ला रहा हूँ। अवंतिका जी, आप ये जो बातें विनोद शर्मा जी ने बताई और काफी हद तक सही है कि चाइल्ड साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डिप्रेशन है और कारण है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या चीजें हैं इसमें भी? मैं सबसे पहले धन्यवाद दे रही हूँ, और मैं सहमत हूँ काफी हद तक विनोद जी की बातों से कि आज की परिवेश, आज का समय ही बदल गया है। लेकिन सवाल है कि समय तो हर वक्त बदलता है और हमें भी उसके साथ बदलना होता है। आज के डेट में गत 2 साल से कोविड की वजह से बच्चे बड़े बहुत सारे लोग अपने घरों के 4 दीवारी के बीच में हैं। तो न्यू नॉर्मल पहले कुछ और था, आज के डेट में न्यू नॉर्मल है कि बच्चे इजीली, उनके पास मोबाइल अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, उनके पास जो मर्जी होती देख लेते हैं।
तो अगर क्योंकि उसमें बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत होता है तो वो स्क्रीन नहीं कर पाते। विनोद जी ने बहुत सारे डाटा भी दिया कि जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली एडोलेसेंट एज में होती है। तो क्यों होती है ये समझना होता है। अवेयरनेस यहाँ पे नहीं होती है, पेरेंट्स में यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है कि जैसे हमें ये पता है वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, लेकिन एक बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ देना कितना इम्पोर्टेंट होता है ये अवेयरनेस नहीं होता है। जैसे ये एक सेपरेटेड लेडी की कहानी है और उसकी वजह से ये सारी सीक्वेंसेस आई है, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि हम उसको फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे तो सारी हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में कि अगर आपके पास एक एडोलेसेंट चाइल्ड है तो उसकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए, उसको उसकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसको क्या सोशल नीड है, उसकी क्या लेकिन मैं रोक रहा हूँ अवंतिका जी आपको। देखिए ये तो आपने बताया कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, लेकिन पहली प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स इस भागदौड़ भरी जिंदगी में देख नहीं पा रहे, वो पहचान सिम्टम्स कैसे पहचाने इन बच्चों के कि कहाँ ये बच्चे जो है एग्रेसिव होने जा रहे हैं। नहीं, ये एग्रेशन, ये सिम्टम्स भी यहीं पे मुझे लगता है कि यहीं पे अवेयरनेस की हमारे अंदर कमी है कि अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, अगर बच्चे में कंडक्टिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो हमें पता नहीं है। अगर हमारे अंदर अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, जो भी फिजिकल सिम्टम्स वाले प्रॉब्लम है, तो लगभग हमें उसकी नॉलेज होती है और हम उसके लिए इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। बट जो भी इमोशनल प्रॉब्लम होती है उसके क्या सिम्टम्स है, सपोज किसी में अगर डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा फटीग होगा, वो बात करना नहीं चाहेगा, उसमें एग्रेशन हो जाएगा। एडोलेसेंट्स में जनरली एग्रेशन हो जाता है, वो बात नहीं मानते हैं अपने पेरेंट्स की। तो इस चीज को ऐसे लेना कि नहीं नहीं तुम तो हमारी बात नहीं मानो, क्योंकि पेरेंट्स और एडोलेसेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली काफी होने लगती है, लेकिन कई दफा हम उसके डीप रूटेड कॉज की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे, इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगी कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर बच्चों में है, ठीक है, मैं आपको मैं यही रोक रहा हूँ अवेयरनेस पे आपको रोक रहा हूँ। मैं प्रोफेसर सुबोध कुमार भटनागर जी को ला रहा हूँ। सुबोध जी, आप कॉलेज में बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको महसूस होता है कि बच्चों में परिवर्तन आ रहा है आजकल, या कॉलेज या स्कूल की भी कोई भूमिका है इन सब के लिए? पेरेंट्स के साथ आप बात करते हैं। आशु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। जी जी। बेसिकली क्योंकि मैंने 40 साल का अध्यापन अनुभव मेरे पास है और 40 साल में बढ़ती हुई पीढ़ी के अंदर जो परिवर्तन हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के अंदर, वो बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक हैं। पहली चीज तो ये है कि पहले पेरेंट्स के पास उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती थी कि वो बच्चों पर ध्यान देते थे। परिवार में आने के बाद, अपनी नौकरी से आने के बाद उनका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता था कि बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया। आज सारे दिन की रिपोर्ट चाहे माँ उनकी बताएं या बच्चे खुद बताएं, ये देखते थे और उनकी साइकोलॉजी को रीड करने का काम भी पेरेंट्स का था। बेसिकली अध्यापकों के संपर्क में बच्चा 1 या 2 घंटे के लिए आता है और जो मौजूदा परिवेश है उस परिवेश के अंदर अध्यापकों को का नैतिक स्तर में भी थोड़ा परिवर्तन आया है और पेरेंट्स भी अध्यापकों के ऊपर पूरा भरोसा आजकल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पहले के समय में था। हम लोगों के समय में पूरी स्वायत्ता थी अध्यापकों के, बच्चे के भविष्य को गढ़ने का काम अध्यापक के ऊपर होता था और वो अपनी दृष्टि से बच्चे को एक कच्ची सी मिट्टी को या उसको ढालते थे, उसके कैरियर को बनाते थे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो आज के समय में पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों को एकाकी छोड़ देते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है अवंतिका जी की कि बच्चे क्या देख रहे हैं। विनोद जी ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि बच्चों, पेरेंट्स बिजी हैं अपने में और उनके पास सुबह से शाम की भाग दौड़ में इतना समय नहीं है। बच्चा एक कमरे के अंदर बंद होकर के लैपटॉप, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसका पूरा एक तरीके से बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि कमरे के अंदर रह करके बच्चा, क्योंकि जैसा अवंतिका जी ने कहा कि एक फ्लड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोग कम लेते हैं और खराब इंफॉर्मेशन को जल्दी ग्रैस्प करते हैं। ओके, मैं इसी पॉइंट पर ला रहा हूँ, मैं इसी पॉइंट पर आपको रोक रहा हूँ। मैं पारुल चौधरी जी को ला रहा हूँ। आप पारुल चौधरी जी, आप लीगल एक्सपर्ट हैं और सोशली और पॉलिटिकली भी समाज से बहुत ज्यादा समाज में एक्टिव हैं। ये जो बच्चों के लिए बार बार ये आ रहा है कि डिप्रेशन और हिंसा जो आ रही है बच्चों के अंदर, इसमें एक है कि भाई आपके पास सोशल मीडिया पे बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, ओटीटी पे, टीवी पे बहुत सारा कुछ उपलब्ध है, जो पहले आज से 20 साल पहले
सेंसर्ड होता था वो अब आपके पास ओपन है। सो लीगल तौर पे अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या, कैसे पेरेंट्स इसको रोकें, या कैसे आप लीगल हेल्प ले सकते हैं, या ये क्या कहाँ पर सॉल्व होगा ये? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी, आपने इतना गंभीर मुद्दा उठाया और जी ये जी मुद्दा मेरे ख्याल से आज हर तरफ उठना चाहिए, क्योंकि जी जी जो आज के बच्चे हैं वो आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। आप सोचिए, जो आज 14 साल की बच्ची है कल 18 साल के बाद वयस्क होगी, और उसका आप ये सोचिए पूरा जीवन अगर आप जी देखें तो वो मेरे ख्याल से आधा बर्बाद हो चुका है जी सिर्फ इसी कारण। और वो अब मानसिक तौर पे भी उतनी सबल नहीं रहेगी। पेरेंट्स के तौर पे डेफिनेटली तकनीक हमें चाहिए, लेकिन तकनीक के ऊपर आपको लॉक लगाना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, जो जटिल प्रक्रिया है। उसके लिए हमें अपने आप को अभ्यस्त करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है सेंसरशिप की। सेंसरशिप जो है वो ऊपर से सेंसर बोर्ड देगा कि उसको जितने भी हमारे वाचक हैं जो देख रहे हैं उनको क्या दिखाना है। अब वहां पे भी जितनी हम आज के टाइम पे देखते हैं हर तरफ घूसखोरी और ये सब चीजें चल रही हैं, उस सिनेरियो पे हम ना जाकर अगर हम उस चीज को लिमिट करते हैं, अपने तक सीमित करते हैं कि हमें अपने बच्चों की ब्रिंगिंग करते हुए किन किन चीजों को नहीं चाहिए, पहले वो डिसाइड करें, फिर एक सामाजिक दायरे में उसे डिसाइड करें कि नहीं, क्या। मेरा 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 पॉइंट ये है कि क्या जो बच्चे हैं वो अपराध और हिंसा को देख रहे हैं या डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि कई बार गेम खेलते खेलते बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और 2 दिन जितने पहले, आपने हाँ, गेम अभी था उनके पास पबजी, लीगल नॉलेज कम है आपने कि अगर आप अपराध कर रहे हैं तो कुछ क्या उनका नुकसान हो सकता है। अब आप एक बात बताइए, जो इंटरनेशनल गेम है पबजी वो इंट्रोड्यूस हुआ, बाहर इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया तक जी जी पहुंचा। जी जब किसी भी प्रकार की कोई घटना बाहर घटित होती है, वहां पे उस चीज के ऊपर क्या कार्रवाई की वो वहीं तक सीमित रह जाती है, भारत तक उसकी सूचना नहीं पहुंचती। तो सबसे बड़ी बात है सूचना। अगर अपराध हुआ है और अपराध की क्या कार्रवाई हुई है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ घटित हो सकते हैं, अगर हम बच्चों को वो नहीं बताएंगे तो वो उस अपराध करने में थोड़ा सा हेजिटेट नहीं करेंगे और कर डालेंगे उस चीज को। उस बच्ची को पता होता कि अगर मैं बार बार इतनी बार अटेम्प्ट कर रही हूँ, या वो किसी से जाके बात ही कर लेती, या किसी को पता होता और वो पहले ही जाके उसके बारे में उसकी माँ को अवेयर कराता, तो शायद ये अपराध घटित ही नहीं होता। तो ये सिर्फ मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ कानूनी अपराध है नहीं, ये सामाजिक भी है, नैतिक भी है और मनोवैज्ञानिक अपराध भी है। तो कोई भी अपराध जो बच्चों से रिलेटेड होता है उसमें हम कानून को भी देखेंगे, सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक चारों पहलुओं को देख हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सिर्फ ये नहीं कह सकते। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं विनोद जी को ला रहा हूँ। विनोद जी, आप प्रशासन से जुड़े रहे हैं, सरकारों से जुड़े रहे हैं, सब में इन्वॉल्वमेंट रहा है, आपने समाज को देखा है। ये जो बात आ रही है कि हम हिंसा और बाकी चीजों को तो आसानी से पहुंचा दे रहे हैं, तकनीक इतनी आसान हो गई है, मगर बच्चों को नैतिक जो शिक्षा है या जो लीगल, जिसका पहले हम लोग डराते थे, याद है मुझे, हमारे बचपन में एक कैलेंडर आता था, जैसी करनी वैसी भरनी टाइप। एक यमराज बैठे होते थे बीच में और वो कहीं आरे से काट रहे हैं, तो एक डर लगता था कि अगर हमने कुछ गलत किया तो ऐसा होगा। तो क्या इस तरीके की जिम्मेदारी अब सरकार या हमारा मीडिया या बाकी सब चीजों से गायब हो गई है? देखिए, मॉनिटरिंग की कमी तो हर जगह है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे घर के अंदर की बात हो। अगर फैमिली के लोग अपने परिवार के बच्चों से सीधे बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो वो बाहर बात नहीं करेंगे। और रही बात उसकी कि आज की डेट में 12-14 साल के बच्चे प्राइवेसी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिवार से अलग हटके कुछ इस तरह के संवाद करते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ, जबकि उनको इंडिपेंडेंटली रूप से फैमिली के साथ में जो बैठ के संवाद होता है उसमें कुछ ना कुछ गेन होता है, कुछ ना कुछ वो प्राप्त करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे लोगों के बारे में बताता हूँ, ऐसे बच्चों के बारे में बताता हूँ जो छोटे हैं, और मैंने खुद ऐसे बच्चों को पकड़ा, और जब पकड़ा तो पता चला कि क्या करते हैं, क्यों करते हैं वो। तो उन्होंने कहा जी मैं एक गरीब घर से हूँ, मेरी माँ लेबर का काम करती है, जब वो चली जाती है तो कुछ लड़के आते हैं जो 12-14 साल के हैं, वो मुझे पकड़ के ले जाते हैं जबरदस्ती। फिर मैंने कहा क्या करते हैं? बोले वो फिर हमें मंदिर पे, गुरुद्वारे पे जाते हैं, वहां से चोरी, सिक्के ये चोरी करना शुरू करते हैं वो।
और उसके बदले में वो उनको नशे की चीजें देते हैं, गोलियां हम्म। देते हैं, अफीम देते हैं, या कुछ आजकल क्या हो रहा है कि जो पेंट नेल नेल पॉलिश करते हैं उसको भी चाटते हैं लोग। तो जो जी छोटे जी छोटे बच्चों में क्राइम की जो शुरुआत होती है वो इनसे होती है। धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता है, और लालच बढ़ने के साथ ही वो कबाड़ी, जो आज की डेट में मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कबाड़ का काम करते हैं वो सबसे ज्यादा बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं, क्योंकि वो ओके। नशाखोरी भी करा रहे हैं और साथ में वो चोरी भी करते हैं। जैसे कोई भी लोहे की चीज मिली उनको कहीं भी, किसी ने चोरी की और वहां लाके बेच दी, उनको कमाई होने लगी। धीरे जी जी धीरे वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। फिर वो एक ऐसे गैंग से जुड़ जाते हैं जहां पे पुलिस भी उनको संरक्षण देती है, क्योंकि पुलिस की कमाई भी बहुत सारे लोगों को ऐसी होती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसे सुधार होने चाहिए जिसमें जी इस तरह की क्राइम पर रोक लगे जो शुरुआती दौर की है, क्योंकि बाद में उनको संभालना मुश्किल हो जाता है जब बच्चों की एक एज के बाद होती है। अब लगा लीजिए 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे इस तरह का क्राइम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चोरी करते हैं। जी जी जी। धीरे धीरे उनमें हिंसा की मैं भावना पैदा होती जी है, फिर वो चाकू छुरी लेके चलते हैं। जी जी जी, मैं इसी पे रोक रहा हूँ अभिनव जी आपको। मैं अवंतिका जी से पूछ रहा हूँ। अवंतिका जी, ये जो बात आ रही है कि अच्छा, जो आपने सामाजिक बताई कि परिवेश। मॉनिटरिंग की बात, आज के जमाने जी, में जरूरत है हमें मॉनिटरिंग की, हाँ कि बच्चों की। जी, हाँ, हाँ, मैं बोलिए वही बोलिए, हाँ बता रहा बोलिए। हूँ कि सामाजिक हाँ। परिवेश भी ऐसा जरूरी है कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो हम्म। बड़े घरों के बच्चे हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। जी कभी जी कभी जी। वो गुस्से में ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे कि दिक्कतें होती हैं बहुत सारी परिवारों को भी। तो जी, उनके ओके। लिए साइकोलॉजिकल ऐसा हाँ हाँ परिवेश होना चाहिए कि जैसे पहले आपने देखा होगा जब स्कूलों में जाते थे तो सप्ताह में एक दिन जी। सारा स्कूल बैठता था, और बच्चों की जो विधा थी, जो उनकी प्रतिभा थी, उनको निखारने के लिए कोई ना जी कोई, जी। चाहे चुटकुला है चाहे संवाद है, इस तरह की चीजें का आयोजन होता था। लेकिन धीरे धीरे आज की जो शिक्षा व्यवस्था बन गई है उनमें इन चीजों के लिए समय नहीं है। वो केवल सिलेबस पर ध्यान देते हैं, विषय पर ध्यान देते हैं, और विषय में कितना सीख रहा है उसके लिए भी बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। जी जी। तो जो चीजें बदलाव आ रही हैं मैं उनके यही लिए। जी, मैं यही रोक रहा हूँ आपको विनोद जी। मैं जी अवंतिका जी जी को ला जी रहा हूँ। अवंतिका जी, जो सामाजिक परिवेश में कमी आ रही है, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे आप लोगों की मदद भी करते हैं, पूरा का पूरा आपने आप कंसल्टेशन देती हैं, ये कहाँ, इसको चेंज कैसे करना है? इसमें जिम्मेदारी किसकी है? मैं यहाँ पे अभी बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है आपका कि स्कूल्स में या फिर घर में भी, जैसे कि आज के डेट में पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, जी जी। ये बोल के अपनी जिम्मेदारियों से निकल नहीं सकते हैं। अगर हाँ। अगर आपके बच्चे हैं तो ठीक है, आप डे टाइम में बिजी हैं, लेकिन अगर मोरल एजुकेशन की बात होती है तो स्टार्ट तो वो घर से ही होगा। ये हाँ। आप स्कूल, आज के डेट में हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो वैल्यू एजुकेशन की बुक्स को इतना सीरियसली पढ़ाया जाता है। आज के डेट में बस वो कोरम फिल करना है कि हाँ है वो, और बस पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली उसको अप्लाई करना सिखाना ये स्कूल्स में नहीं होता, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो स्कूल की बात होगी। घर के स्तर पे भी पेरेंट्स एकेडमिकली दे आर वेरी मच कंसर्न कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तुम्हें फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तुम्हें साइंस में प्रॉब्लम हो रही, दैट्स इट। अगर आप वर्किंग हो तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम में थोड़ा साथ में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ली, कुछ साथ में डिस्कस कर ली। कुछ प्रॉब्लम है अगर बच्चे को, कुछ भी कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत फटीग शो कर रही है, बहुत अपसेट है, तो आप बात करो। 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। जितनी प्रायोरिटी आपकी जॉब की है उतनी ही प्रायोरिटी आपकी ये भी है, तभी हमारी सामाजिक परिस्थिति बदलेगी। तो दोनों ओके। चीज साथ साथ चलेगी तभी व्यवस्थाएं बदलेगी। किसी तो एक को मैं जिम्मेदारी नहीं जी जी सकते हैं, जी, ना तो स्कूल मैं कह इसमें सकते, स्कूल की भी उतनी जिम्मेदारी है और घर की तो है ही, पेरेंट्स की तो है ही। ओके, मैं पारुल चौधरी जी को ला रहा हूँ इसमें। पारुल जी, ये जो बात कह रही हैं कि अच्छा घर की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है, तो बच्चों के पास लीगल राइट कैसे इसमें देखेंगे? बच्चों के लीगल राइट बच्चों को पता कैसे चले? क्योंकि नैतिक शिक्षा तो है ही नहीं हमारे यहाँ, और नहीं। छोटे बच्चों को ये भी नहीं बताया जाता कि उनको कहाँ पे उनको सपोर्ट मिल सकता है और कहाँ पर नहीं मिल सकता। जैसा कि विनोद जी ने कहा कि कबाड़ी हैं, छोटे छोटे लोग हैं, मंदिरों में चोरी करवा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, यहाँ पर लीगल क्या है उनके पास? आप मुझे एक बात बताएं, जब हम स्कूल प्राइमरी में डालते हैं और 12th तक बच्चे को निकालते हैं, वो कितने साल का हो चुका होता है? डेफिनेटली वो लगभग 16 14 15 16 साल। एज उसकी हम 18 माने। तो जी जी नैतिक शिक्षा तो हमें स्कूल और घर से में ही, साथ में हमारे पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल क्या है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जैसे स्कूल्स हैं, खास तौर पे आज जिस मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर का तबका अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ के लिए सेशन दिला देगा, मध्यम वर्ग को दिला देगा, लेकिन ये जो नीचे का वर्ग है जहाँ पे अपराध सबसे ज्यादा घटित होता है,
इनके लिए मेंटल हेल्थ की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना मुझे और आपको। हम सबकी मेंटल हेल्थ पे इस टाइम सरकारों को भी काम करना चाहिए और हर आदमी को काम करना चाहिए। तो क्यों ना सरकारी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त हों, क्यों ना जो आजकल एक टर्म है ना मोहल्ला क्लिनिक, वहां पर क्यों ना हम इन काउंसलर्स को भेजें, या स्वेच्छा से लोग क्यों ना काउंसलिंग करें। आसपास किसी भी बच्चे में इस तरह के कुछ भी देखें तो क्यों ना जाके उसके घर वालों को इन्फॉर्म करें कि आपका बच्चा ये कर रहा है। तो हम सबकी ना एक सामाजिक ड्यूटी है एक दूसरे के प्रति, और हमें प्रशासनिक तौर पे भी काउंसलर्स की सबको जरूरत है और हर डिपार्टमेंट में होते भी हैं। तो आज जो दबाव का माहौल है, हम बच्चों को उस चीज के लिए नहीं कह सकते कि आप जो है इस चीज में आप अपराधी हो तो आप ही कारण हो। हम सब उसके अपराधी बनने का कारण है, ये हमें समझना पड़ेगा। जी जी, मैं इस पॉइंट पे आपको सुबोध भटनागर जी को रहा हूँ। सुबोध जी, ये जो बात आई है कि अब स्कूलों के अंदर काउंसलर भी होने चाहिए, लीगल काउंसलर, या बच्चों की इन बातों को मनोवैज्ञानिक तौर पर समझने के लिए काउंसलर भी जरूरी हो रहे हैं, तो ये क्या एक नया स्टेप है हमारी एजुकेशन में, ये नई डिमांड है? जी आशु जी, ये पारुल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वास्तविकता में काउंसलर की जरूरत इसलिए भी महसूस हो रही है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं बच्चों की, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे दायित्व है कि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, उनके साथ बैठें, उन्हें अपने परिवार के मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलवाएं। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि आमतौर पर उन बच्चों को एकाकी तौर पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें एक दौड़ की जिंदगी दे दी जाती है कि तुम्हें 98% नंबर से 97 क्यों आए। पॉइंट पे आ रहा हूँ लेकिन कि क्या एजुकेशन में काउंसलिंग अब रिक्वायर्ड है? सिस्टम में इस बात को लाना पड़ेगा कि वीकली काउंसलिंग या 15 डेज काउंसलिंग रिक्वायर्ड हो। ये काउंसलिंग की आवश्यकता, मैंने यही बात आपसे कही अभी कि सबसे पहला काम, पेरेंट्स से बढ़िया काउंसलर कोई नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, कि हम जिस जगह हैं यहाँ किसी पर टाइम नहीं है, जो आदमी 12 घंटे की नौकरी करके आ रहा है उसे खुद काउंसलर की जरूरत है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो काउंसलर आपके बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग दे रहा है? इसका मतलब जो हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से कितने काउंसलर्स आपको चाहिए, और काउंसलर्स या तो आप स्कूल के अंदर 1 या 2 काउंसलर्स रखिए, और किसी बच्चे की अगर साइकोलॉजी इस तरीके की महसूस हो रही है, उसकी फेस रीडिंग या उसके हाव भाव या उसका चाल चलन इस तरीके से महसूस होता है, तो निश्चित रूप से उसे काउंसलर के पास लेकर जाना चाहिए, या स्कूलों के अंदर एक काउंसलर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सोचें कि पेरेंट्स को रिप्लेस करके काउंसलिंग हम कर देंगे, वो संभव नहीं है। पेरेंट्स को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अगर कोई इस तरीके की परिस्थितियां हैं जो पेरेंट्स नहीं हैंडल कर सकते, तब स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स को की भी हेल्प ली जा सकती है और ले जानी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कदम है, और इसमें ऐसे बच्चों को जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, या माता पिता के साथ उनकी ट्विनिंग फिट नहीं हो रही है, या उनको अकेला छोड़ दिया जा रहा है, या एक अंधी दौड़ में चल रहे हैं, उनको काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। मैं विनोद शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात चल रही है अभी उठी है कि काउंसलर होना चाहिए एजुकेशन में, या जो गरीब बच्चे हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं, इस पर आपका क्या पॉइंट है? देखो, जो बात उठी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर भटनागर जी शिक्षाविद हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना जा रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि हाल ही में एक नई लेबर लॉज बनी है, और वो कभी भी लागू हो सकती है। उसमें ये कहा गया है कि अब 12 घंटे तक का समय नौकरी मतलब कार्य का होगा। वर्किंग आवर 8 घंटे के बजाय 12 घंटे किया जा रहा है, और जिसमें कहा जा रहा है कि जो 12 घंटे वर्किंग आवर काम करेंगे उसके बाद उनको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। सवाल ये नहीं है, 12 घंटे अगर सप्ताह में आप 12 घंटे हर एक आदमी से काम लेंगे तो उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? आप खुद सोचिए, जो आदमी सुबह 6 बजे जाएगा, शाम को 6 बजे आएगा, 7 बजे जाएगा, 7 बजे आएगा, 8 बजे जाएगा, 8 बजे आएगा, तो उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो वर्किंग आवर बढ़ा रहे हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्टों के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, लेकिन मानवीय व्यवहार में जो परिवर्तन बाद में आएगा उसको कौन उसको संभालेगा? क्या सरकारों ने इस बात पर भी गौर किया है? जो शिक्षा में काउंसलिंग की बात हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि समाज में जो भी सोचा जा रहा है, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उस नीति में सबका ध्यान रखना है। एक परिवार है जिसमें महिला घर पे रहती है और उसका हस्बैंड नौकरी करता है 12 घंटे की, तो क्या वो सामाजिक दायित्व और अपने पारिवारिक दायित्व निभा पाएगा साथ में? और दूसरी बात ये, अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? क्या आजीविका ऐसी होगी कि हम सुबह से दिन तक वहां रहेंगे, रात में हम सोएंगे तो
बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी किसकी होगी? क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी? ये मेरे दिमाग में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, और इसका असर, अगर ऐसा हुआ तो उसका असर हमारे समाज पर बहुत खराब पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। ओके, मैं अवंतिका जी को ला रहा हूँ विनोद जी इसी में। अवंतिका जी, ये जो बात उठ रही है अब कि सामाजिक तौर पे हमारे पास इतना प्रेशर है, अब 8 घंटे से 12 घंटे लेबर लॉ आ जाएंगे, तो क्या अब आने वाला समय ऐसा आ गया कि अब हस्बैंड या वाइफ फिर से एक ही आदमी नौकरी करेगा और एक आदमी को घर में जो है बच्चे पालने पड़ेंगे? ये तो हर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ही बता सकती है कि कितनी आवश्यकता है। और आज की डेट में लड़कियों में भी एक फाइनेंशियली फ्रीडम की एक इच्छा रहती है कि मैं उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हो, तो इसको वो सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों के लिए, तो फिर उसकी कैसी परवरिश है, ये तो एक लंबा बहस का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि हर इंसान, ये एक नया पॉइंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फिर हर इंसान आज के डेट में एजुकेशन इसलिए ले रहा है कि उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन हो, इवन दो कि उसके हस्बैंड अच्छे वर्किंग हो, अच्छा कमाई हो, लेकिन बावजूद इसके वो अपना आइडेंटिफिकेशन वापस उसी पुरानी संस्कृति में लौटना पड़ेगा कि हमको कुछ इच्छाएं सीमित करनी पड़ेंगी जो भाग रहे हैं, ताकि परिवार बच सके? अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली इस चीज को आज के दौर में होना थोड़ा कठिन दिखता है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे प्रोफेसर भटनागर जी को ला रहा हूँ। क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा बच्चों में ये डिप्रेशन और हिंसा को रोकने के लिए? देखिए आशुष जी, एजुकेशन में जिस तरीके से एजुकेशन एक्सपेंसिव, क्योंकि मैं क्लोज कर रहा हूँ इस डिबेट को। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, और प्राइमरी एजुकेशन खासतौर से जहाँ बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, जहाँ से बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं, इतनी महंगी एजुकेशन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की वजह से। और पेरेंट्स उस सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और जो हमारी सोशल मीडिया और उससे जो बच्चे देखते हैं, एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है, उसके आधार पर उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुबह शाम पैसा कमाने की दौड़ में शामिल होना पड़ता है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम वापस पुराने समय में तो नहीं लौट सकते, क्योंकि ज़रूरतें उस समय बहुत सीमित होती थी, वो पॉसिबल नहीं है आज के समय में। मैं पारुल चौधरी जी को ला रहा हूँ। पारुल जी, 10 सेकंड में सिर्फ, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, कि क्या अब वापस समय आ गया है कि बच्चों के लिए हमको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम या वुमेन राइट या इन सब चीजों में आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे बच्चों को भूलते जा रहे हैं? 10 सेकंड सर। अब जब घर से बाहर एक स्त्री निकलती है तो फ्रीडम के लिए नहीं, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए निकलती है। लेकिन परिवार डूब रहा है, पीछे परिवार बच्चा, हाँ मतलब पीछे बच्चे खराब हो रहे हैं ना। पीछे, लेकिन वो कैसे उनको शिक्षा और बेहतर स्तर कैसे देगी? उसकी वजह से भी तो कल उसका बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा। वो ये कहेगा उसके पास ये तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसका मतलब आप अच्छे पेरेंट्स इसीलिए मैंने कहा कि इच्छाएं सीमित करनी पड़ेंगी। हाँ, इच्छाएं सीमित करनी पड़ेंगी। वो इच्छाएं कभी सीमित नहीं, इच्छाएं कभी सीमित नहीं हो सकती। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ टाइम क्लोज हो रहा है। लास्ट कमेंट विनोद जी से। विनोद जी, क्या लग रहा है कि अब ये सरकार तो कुछ करेगी नहीं, तो क्या हमको लग रहा है कि खुद ही परिवारों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा? आखिरी 10 सेकंड। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को भारी बदलाव की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ 35% शिक्षा संस्थान बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, 65% नहीं दे रहे हैं। जब शिक्षा कॉमन एजुकेशन सिस्टम के तहत तरफ बढ़ेगी, नहीं सर, वो सर लॉन्ग टर्म चेंज है। मैं सिर्फ अपने एंड पे बात कर रहा हूँ कि परिवारों को अपने घर में बच्चों को बचाने के लिए इस हिंसा से या अपराध से समय देना पड़ेगा। जी समय देना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, और उनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे अपने में खुद कंट्रोल हो सके। ओके सर, ठीक है सर। तो मैं इस डिबेट को आज यहीं विराम दे रहा हूं, जिसमें मोटिव यही है कि खुद हमको बच्चों को देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से लेकर समाज तक कोई और उसमें नहीं कर पाएगा। अब हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना है, या बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं, या क्या करना है, कैसे करना है, वो हमको खुद फैसले लेने पड़ेंगे। इस आज पूरी चर्चा को इसी पे विराम दे रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।